वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और अब वक्त है म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी सभी परेशानियों को सुलझाने का। आज हमारे शो में खास मेहमान एप्क्लोर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। लेते हैं पहला सवाल। नागपुर से सुमेश वर्मा ने हमें एक ईमेल किया है। वो जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन और क्यूमुलेटिव ऑप्शन क्या होता है, इन तीनों में फर्क क्या है? अभिनव, अक्सर देखा जाए एक इन्वेस्टर होता है, कोई स्कीम चुनने के वक्त बड़ा टाइम स्पेंड करता है कि मैं कौन सी स्कीम लूँ नहीं लूँ। जनरली वो ऑप्शन को भूल जाता है। हालांकि देखा जाए एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। जैसे आपने बताया, एक डिविडेंड होता है, एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है और एक क्यूमुलेटिव या आप उसको बोले ग्रोथ बोल सकते हैं। अक्सर देखा जाए डिविडेंड अगर आप ऑप्शन लेते हैं वो जनरली एक पे आउट तरीके का ऑप्शन होता है, जहाँ फंड आपको एक डिविडेंड पे करता है आपके अकाउंट में। ये अक्सर वो इन्वेस्टर चूज करते हैं जिनको इस डिविडेंड की डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरत होती है। बट कोई भी फंड में जब डिविडेंड आता है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है या सोच नहीं सकता है कि उसमें डिविडेंड कितना आएगा। वो एक फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना डिविडेंड देना चाहता है वो, या वो दे या नहीं दे, या वो ज़्यादा दे या वो कम दे। अच्छा। सिमिलरली आपके पास डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक होता है जो एक्चुअली ग्रोथ से बड़ा सिमिलर होता है, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट क्या करता है, जो डिविडेंड आपका आता है वो उसी स्कीम में वापस इन्वेस्ट कर देता है। और आज के ज़माने में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है और इक्विटी स्कीम्स में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है, जहाँ की डेट में आपको 14% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, जनरली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ आज के समय में आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स देता है। जहाँ ग्रोथ का सवाल है, वो आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये किसी स्कीम में लगाए और उसकी NAV जो उसकी वैल्यू है आपने 10 रुपये पे खरीदी है, तो जैसे जैसे बाजार बढ़ता है आपकी उसके बाद NAV बढ़ती रहती है। तो अगर वो 10 से 11, 11 से 12, 13 सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। हालांकि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में आपकी जब 10 से 13 होती है, उसके बाद अब वो अगर फंड में 2 रुपये डिविडेंड देता है तो उतने डिविडेंड आपके अकाउंट में आके आपके यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं। दैट्स द डिफरेंस इन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। हालांकि इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। डज ही नीड टू गेट इनटू जैसे रेगुलर आपको डिविडेंड पे आउट्स चाहिए, कि आपको डिविडेंड री इन्वेस्ट करके उसको क्यूमुलेटिव ऑप्शन करना है, या आपको ग्रोथ लेना है। बेसिकली उसकी जरूरत के हिसाब से वो ऑप्शन अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जिसने कोई जॉब शुरू की हो, तुरंत नौकरी शुरू की हो, 24-25 साल की उम्र हो, बहुत लोग चाहते हैं पैसा लगाना, छोटा अमाउंट ही लेकिन चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन वैसे ठीक रहेगा? ग्रोथ ले या फिर वो क्यूमुलेटिव ले? देखा जाए क्योंकि वो नया निवेशक है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करेगा, बिकॉज अगर इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि 3 से 5 साल का मिनिमम पीरियड रखें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्रोथ ऑप्शन उसके लिए सूटेबल रहेगा। ओके, चलिए, तो हमें लगता है कि हमारे दर्शक को इन तीनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा और अपने नीड के हिसाब से वो अब जो भी म्यूचुअल फंड में जो निवेश करना चाहते हैं वो प्लान अब आराम से चुन सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से लव विरमानिया ने हमें फोन किया है। लव, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ लव, बताइए आपका सवाल क्या है? मैम, माय क्वेश्चन इज दैट इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट SIP, अभी जो जैसे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का हो गया म्यूचुअल फंड्स का जी, तो अगर मेरे को जैसे एज यूजुअल करते थे, मतलब SIP स्टार्ट कर देते थे, फॉर्म भर देते, ECS होता रहता था, बट अभी किस तरह से प्रोसीजर होगा अगर मैं अपना ECS स्टार्ट कराना चाहूँ या SIP करना चाहूँ? ओके, ये सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में है कि जो नया म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये जो नया प्लेटफॉर्म दिया गया है उसका फायदा कैसे उठाएं, और SIP को लेके ज्यादा कंसर्न है क्योंकि उस पर अभी कुछ ज्यादा क्लियर चीजें सामने नहीं आई है। लव का भी यही सवाल है कि कैसे वो SIP को वो चाहे तो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं इसको नए प्लेटफॉर्म के लिए? देखिए, हालांकि रिसेंटली है कि इसी मंडे से NSE ने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और इनफैक्ट BSE ने आज से ही स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स ऑनलाइन के लिए। हालांकि अभी तक इतनी क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है कि SIP इन्वेस्टमेंट्स ऑनलाइन कैसे होंगी। इसमें काफ़ी तकनीकी रीजंस हैं कि जब आप SIP स्टार्ट करते हैं, आप जनरली जैसे साहब ने बताया कि वो SIP देंगे तो ECS फॉर्म भरते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि ये बैंक का एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक साइंड फॉर्म दें तभी वो ECS आपके अकाउंट से डेबिट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ऑनलाइन NSE और BSE पे ये ऑप्शन नहीं है। हालांकि कई साइट्स हैं, जैसे हमारी साइट है, हम ऑप्शन देते हैं कि आप लॉग इन करें हमारी साइट पे investonline.in पे, वहाँ पे आप अपनी स्कीम चूज़ करें, फंड चूज़ करें और SIP ऑप्शन चूज़ करें।
हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरी फॉर्म प्रिंट करके आपको मेल हो जाती है, आप वहाँ से प्रिंट करके हमको भेज सकते हैं। तो हम एक ऑनलाइन ECS सेटअप कर सकते हैं, विच इज सिमिलर टू व्हाट इज देयर, बट थोड़ा सा टेक्निकली सिंपल प्रोसेस कर दिया, बिकॉज अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं है कि अगर ECS फॉर्म बैंक पे नहीं पहुंचे तो बैंक आपका अकाउंट डेबिट कैसे करेगा। तो क्लाइंट का सिग्नेचर और मैंडेट अभी फिलहाल कंपलसरी है। हालांकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सचेंजेस और सेबी मिलके कुछ सोल्यूशन निकालें इस चीज का। इस बारे में एक्चुअली सेबी की एक बैठक भी होने वाली है दिसंबर एंड में। तो ये जो सेकेंड फेज है इस पूरे म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ट्रेडिंग का, उस पर आई थिंक सारे जो चीजें डाउट्स है वो वहां से क्लियर होंगी। बिल्कुल। तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।